छोटी सी भूमिका बना के फिर से शुरू करता हूँ जहाँ कल खत्म किया था। जैसे हमने देखा कि संस्कृत है, उससे जन्म हुआ, मतलब लौकिक संस्कृत में वो बदला। वैदिक संस्कृत भी सामने थी ही। फिर लौकिक संस्कृत से पाली प्राकृत, पाली प्राकृत के बाद अपभ्रंश अवहट, अभी वहां तक गए नहीं। तो पाली पाली भाषा को जब हम देख रहे हैं तो उसमें अब आगे जब हम पढ़ेंगे अपभ्रंश अवहट को, वहां पे कुछ लक्षण दिखेंगे आपको कि ये पाली जैसी भाषा का है। यहाँ पे ये चीजें जो आगे बढ़ी हैं पाली भाषा से आई हैं। जैसे स्वर हो गया, तो ह स्वर दीर्घ सर्ग होता है, स्वर होता है जिसमें आ ई उ ए ओ होता है। दीर्घ में आ ई उ ए ओ होता है। या फिर पाली भाषा में क्या कमी होती है, कमी नहीं कह सकते हैं कि पहले माना जाता था कि जो ए था और अ था ये शब्दों को जटिल बनाता है। तो इसलिए पाली भाषा में ऐसे शब्द नहीं थे जो संस्कृत में थे और पाली में नहीं थे। री में स्वर का लुप्त हो गया तो प्रयोग में आ ई उ रूप में आता है। जैसे ऋतु हो गया तो ऋतु का उत हो गया। कोई भी जैसे कृत्य हो गया तो कृत्य का कच्चम हो गया। क्यों? क्योंकि त्या का चा और उसके ऊपर आधा चा होता है। और जो संयुक्त स्वर होते हैं उनमें से रा का लोप हो जाता है और शेष वो जो बचता है वो बस रहता है। तो कृत्य का कच्चम हो गया, ठीक है। और संस्कृत की जो एक ध्वनि थी लृ, तो ले ध्वनि समाप्त हो गई। इकारांत उकारांत के साथ लगने वाले जो विसर्ग थे, और साथ ही जो अकारांत है ना, अकारांत मतलब जिसका अंत आ से हो रहा है, तो अकारांत में भी स्वर गायब से होने लगे। जैसे इकारांत में समझो अग्नि, तो अग्नि बन गया। धेनु, धेनु बन गया। व्यंजन यहाँ पे 32 थे, मतलब अंगा नहीं था, इया नहीं था। टा ठा डा ढा अड़ा था, ता था दा धा ना, पापा वावा। अभी यहाँ पे ना है, लेकिन जब हम अभट्ट में पहुंचेंगे तो वहां पे ना गायब हो जाएगा। और क्या था? जो सा, 3 तरह के सा होते हैं, मूर्धन्य सा, तालव्य सा, दंत्य सा। तो जो दो सा है मूर्धन्य और तालव्य, ये दोनों गायब होके, या फिर कहें कि इनके जगह में केवल दंतिशा, दंतिशा समझ लो, क्या बोलेंगे उसको, सरौता वाला सा, उसका उपयोग होने लगा। जैसे मनुष्य, पहले तो विसर्ग है अकारांत के बाद, तो विसर्ग हटा तो उकारांत में बदला। और सा जो है, ये मूर्धन्य सा, ये बदल गया दंतिशा में, तो मनुष्य का हो गया मनुष्यो। का प्रयोग गा में हो गया। मतलब देखो, भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है, तो यहाँ पे चीजें कितनी सरल की जा रही हैं। जहाँ संस्कृत में इतने सारे शब्द थे, धातु थे, या फिर कठिन चीजें थी, वो सरल हो रहे हैं। अब सेम चीज के लिए दूसरी चीजें, जैसे लोग में का प्रयोग गा के रूप में होने लगा, लोग का लोग हो गया। ला और रा एक दूसरे का स्थान बदलने लगे। महाप्राण व्यंजन जैसे जानते हो, जो मतलब दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है, तो हा रूप में बदलने लगा। जैसे कल बताया भी था कि कथा से कहा हो गया, या फिर गाथा से गहा हो गया। जहाँ। तो महाप्राण व्यंजन हा रूप में बदलने लगा। पदांत हलंत, मतलब व्यंजनांतता जानते हो, कि लास्ट में अंत व्यंजन से हो। जैसे अगर मैं लिखूं जगत, एक सेकेंड, तो जग हो गया सर, जग हो गया। हल। हाँ देखो, जैसे जगत, और ता में मैं लगाऊं हलंत, हलंत यहाँ पे लगेगा नहीं वैसे, समझो। जगत मैं लिखूं ता में लगाऊं हलंत, तो इसका क्या होगा? जग जा, हो जाएगा। नहीं पहले इसको अलग करो, जा प्लस आ प्लस गा, गा प्लस आ प्लस ता। देखो क्योंकि हलंत लगा है तो ये पूरा नहीं है, ये केवल व्यंजन है। और व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ता है तब मतलब अंत, जैसे जगत है तो इसका अंत, अभी जैसे ये लिखा है टाइप मिस्टेक है, और ये ऐसे लिखा है तो ये अंत स्वर है। तो कोशिश की गई कि जो ये ता है, इस ता को हटा दिया जाए और बना दिया जाए जग।
ये बन गया जग। मतलब अंत होने लगा, आरंभ हुआ, अभी मतलब पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन ये आरंभ हुआ, जगत से बना जग। अब अगली चीज हमने क्या पढ़ी थी कि रेफ युक्त जो व्यंजन होता है, तीन प्रकार के रा होते हैं, अ, रेफ रा, उर्फ रा और पदेन रा। जैसे ट्रक में लगा रहता है जो पदेन हो गया, उर्फ जो प्रेम में जो लगा है उर्फ हो गया, रेफ जो ऊपर लगा रहता है। तो रेफ युक्त व्यंजन में द्वितीकरण होने लगा। व्यंजन जैसे कोई भी है तो द्वितीकरण मतलब डबल समझ लो। मान लो मैंने लिखा कर्म, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे दिखा इसमें माँ के ऊपर रेफ रा लगा है, तो रेफ रा हटेगा, ठीक है। और दूसरी जगह क्या हुआ, व्यंजन का द्वितीकरण हुआ, डबल हो गया, तो उससे हो गया कम। ये सारी चीजें हमको अभट्ट में मिलने वाली हैं। जैसे अगर मैं लिखूं सर्पः, तो सबसे पहले मैंने अभी पिछली विशेषता बताई थी कि सर। अगर विसर्ग है तो विसर्ग हटेगा और ओ लगेगा, ठीक है। हाँ, सप्पो हो जाएगा। पा का द्वितीकरण करो ना, पा डबल हो जाएगा। अभी बताया तो व्यंजन में द्वितीकरण होने लगा, तो सप्पो हो जाएगा सर्प का, ठीक है। लेकिन जब हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो अबहट में पा भी गायब हो जाएगा, तो सप्पो से बन जाएगा सांप। देख रहे हो कैसे विकास हो रहा है। तो इसी चीज को आगे समझना है। अगला हमने क्या बात की थी कि पद के आरंभ में आने वाले संयुक्त व्यंजन का लोप हो जाता है। संयुक्त व्यंजन जानते हो, जैसे त्रिपिटक, ता भी है रा भी है तो त्रा बन गया। त्रिपिटक का रा गायब हो गया, केवल ता बचा। तो बताओ त्रिपिटक, त्रिपिटक का क्या बन गया। क्या क्या सकता एक से इधर। इसमें क्या होता है, संयुक्त व्यंजन में रा का लोप हो जाता है, त्रिपिटक हो जाएगा सर। तिपिटक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पता है एक चीज और, जब हम अवहट्ट में जाएंगे तो वहां कोई भी अगर संयुक्त व्यंजन आएगा तो उसका भी एक व्यंजन लोप हो जाएगा। तो वहां पे भी हम समझेंगे कि द्वितीकरण का ह्रास होने लगा। जैसे कम बताया ना, तो वहां पे द्वितीकरण का ह्रास होगा। जब हम एग्जाम्पल से, जैसे हमने कल किया था ना, एक संस्कृत का वाक्य था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसको पाली में बनाया था। तो अब हम कोशिश करेंगे जब आगे अवहट्ट में या अपभ्रंश में कि इसको हम प्राकृत या पाली में बदल कर देखें कि ये कैसे होगा, ठीक है। आगे क्या है, अरे अगर, हाँ, त्या लगा है, ये त्या, तो इसकी जगह च्या हो जाता है ऐसे। जैसे सत्यम, सत, सत्यम, अब इसका क्या हो जाएगा, त्या लगा है तो क्या सत्य। होगा इसका, सत्यम का सर बोलो। सच सच हाँ हाँ, सच हो जाएगा। सच सच हो सत्यम हो जाएगा सर। जाएगा, सक्षम, हाँ सच। ठीक है। अब हट में जब हम गुजरेंगे तो ये द्वितीकरण का लोप हो जाएगा, तो द्वितीकरण का लोप होके बनेगा सच। तो वहां तक हमको जाना। तो हमने भाषिक विशेषता समझ ली पाली की। अब यही विशेषताएं आगे हमको मिलेंगी। एक विशेषता और है, जैसे होता है ना विद्यु- ये वाला धा और या, पता है, धा और या साथ में, धा, हाँ सच्चम ही होगा वो, हुआ नहीं मेरे से। धा और मोह छूट सा, गया है उसमें। हाँ, धा और या जब साथ में होता है तो उसका जा हो जाता है। जैसे विद्युत, तो विद्युत का क्या होगा, विद्युत हो जाएगा सर। विद्युत हो जाएगा। और साथ ही में जब ता भी बताया था ना कि ता स्वर रहित व्यंजन बनाने के लिए, मतलब स्वर रहित व्यंजन है अगर, तो उसको गायब कर देते हैं, तो विद्युत से हो जाएगा बिज्जू। समझ गए। जी जी सर। और एक चीज और कि जो छा है, ये आपको सब अवहट में भी मिलेगा। जो छा है हाँ। इसके स्थान पर खा आने लगा, खा नहीं खरगोश। छ
हाँ हाँ, सर, छ के जगह पर छ हो जाएगा नो, और चच हो जाए, और चच हो जाएगा। देखो छा के स्थान पर एक तो खा हो जाता है, एक चा हो जाता है। हाँ जैसे हाँ। पाली की बात कर रहा हूँ। अच्छा जैसे अच्छा। क्षमा, तो एक हो गया क्षमा। पक्षी, तो एक हो गया पक्षी। जैसे पक्षी जो है ना, पूर्ण रूप से देखो तो ये अवहट्ठ में बदला है, क्योंकि अवहट्ठ में छा का आधा का और खा होता है। पक्षी जो बताया मैंने, तो ये इसकी विशेषता है। कल वाले आप उसमें ऑडियो में सुनोगे तो वो सब मिल जाएगा। व्याकरणिक संरचना हमने ज्यादा बात नहीं की थी, तो थोड़ा बात कर ही लेते हैं। अब क्या हुआ, व्याकरणिक संरचना में सरलीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। नोट्स में देखना, थोड़ा पढ़ लेना। तो जो व्यंजन है केवल 32 रह गए। द्विवचन का लोप होने लगा, या फिर कह दें द्विवचन ये बहुवचन में मिलने लगा था। स्वरांत कम होने लगा था, मतलब स्वरांत अधिक होने लगा था। कर्ता और कर्म कारक बिना विभक्ति के परसर्ग में व्यक्त हो। परसर्ग समझते हो? नहीं सर, प्रसंग नहीं समझते, थोड़ा इसको बताइए। परसर्ग मतलब जो बीच में आके चीजों को बता दे। जैसे मान लो तुम्हारा फोन, तो अगर उसको बताना है तो क्या बोलेंगे? हरि का फोन है, तो जो का वर्ड है वो परसर्ग होता है। तो अच्छा अबहट अच्छा। में परसर्ग का हो गया, केर हो गया, बहुत सारे परसर्ग हैं। लेकिन अभी पाली में ज्यादा परसर्ग विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन विकास होने लगा था। जैसे अपभ्रंश में देखोगे तो ही परसर्ग आता है, या फिर अबहट्ट में भी ही, हिन, का, केर, बहुत सारे परसर्ग आएंगे। तो परसर्ग वही होता है जो दो के बीच स्थिति को बना दे। जैसे विभक्ति को कम करने लगे, जैसे कर्ता और कर्म कारक बिना विभक्ति के परसर्ग व्यक्त होने लगा। करण और अपादान तृतीया पंचमी अंतर समाप्त होने लगा, मतलब एक जैसे होने लगे थे। द्वितीया सप्तमी कभी कभी बदल जाते, तृतीया सप्तमी कभी कभी बदल जाते। समझो, जैसे संस्कृत तो आपने पढ़ा ही होगा, उसमें 8 विभक्ति होती है, 3 वचन होते हैं, और 3 लिंग होते हैं, है ना? तो अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने रूप बनेंगे? 8 त्रिक 24, 24 त्रिक 72, मतलब पूरा जो संस्कृत में रूप बनता है 72 बनता है। लेकिन अभी हमने पाली में क्या पढ़ा? नपुंसक लिंग का लोप होने लगा, द्विवचन का लोप होने लगा। तो कितना बचा? 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 हुआ। हेलो? हाँ सर नहीं हाँ। समझे? समझे कि नहीं समझे? ये वाला सर थोड़ा लिख कर इसको बताइए ना, इसको समझ में आया। वो वाला 72 वाला सर समझ में आ गया, जैसे अपने 72 बताया उसको समझ में आ गया संस्कृत वाला। ये वाला जैसे कैसे देखो, घट रहा है? संस्कृत में क्या होता है? कर्ता ने कर्म से करण को संप्रदान के लिए अपादान से संबंध, अधिकरण क्या क्या की? और संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, 8 चीजें होती हैं, ठीक है। और लिंग में एक ब, पुल्लिंग, एक ब, स्त्रीलिंग। हाँ हाँ, बोलिए। सर इसमें एक वचन बहुवचन द्विवचन द्विवचन बहुवचन इसमें होता है? हाँ, वचन में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग में 3 होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, संस्कृत में। लेकिन यहाँ पे जब हम आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि नपुंसक लिंग का लोप हुआ। तो कितने रह गए? 8 दूनी 16, और 16 48 के आसपास, ठीक है। फिर द्विवचन का भी लोप हो गया, मतलब 8 दूनी 16, 16 दूना 32 रूप बचे। फिर क्या बोल रहा है कि कर्ता और कर्म कारक बिना विभक्ति के परसर्ग में व्यक्त होने लगे, मतलब बिना विभक्ति के यूज। तो एक विभक्ति और कम कर दो, तो 7 हो गए। 7 दूना 14, 14 दूना वॉइस नहीं आ रही है दूनी सर। 12, 12 दूना 24। नहीं समझ रहे हो? कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर, वैसे से ये वाला नहीं समझ में आ रहा है। अरे, मैं जैसे बता रहा हूँ, जैसे समझो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है आपने कभी? इवनिंग सर बताइए थोड़ा। अ, क्रमचय संचय पढ़ा है? हाँ हाँ, पढ़ा है थोड़ा था। देखो, जैसे का है, साथ में खा है, साथ में गा है, तो इसको कितनी तरह से बना सकते हैं? का खा गा, का गा खा, फिर गा को आगे रख के गा का खा, खा को आगे रख के
खा का गा, खा गा, मतलब इसको अगर देखो तो 6 प्रकार से बना सकते हैं टोटल, क्योंकि 3 दूनी 6, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर मैं खा को गायब कर दूं, बोल दूं कि द्विवचन बहुवचन में चला गया, तो कितने प्रकार से बनेगा? सर तो 3 दूनी 6। दो एक, दो एक कम दो, केवल 2 प्रकार से बनेगा। हाँ मान लो हम्म। 2 दूनी 4 नहीं, 2 प्रकार से। का गा बनेगा, गा का बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, 2 प्रकार से बनेगा। तो वही हुआ कि द्विवचन का लोप हो गया, तो रूप भी कम होगा। जब दो वचन का लोप होगा तो बनाने का, या फिर व्याकरणिक संरचना हम पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पे बनाना है चीज। तो एक चीज गायब हो गई, द्विवचन, तो कितना बना? एक घट गया। तो जहां 3 दूनी 6 बन रहा था, 2 एक कम 2 बनेगा। तो वही जहां 8 त्रिक 24, 24 तिहाई 72 बन रहा था, तो 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 बनेगा। और फिर बोल रहा है कि कर्ता और कर्म कारक बिना विभक्ति के यूज होने लगे, एक और कम हो गया, तो 7, 8 विभक्ति होती है, तो 7 विभक्ति बची। फिर बोल रहा है करण और अपादान में अंतर समाप्त हो गया, मतलब 6 विभक्तियां डिफरेंस लेने के लिए 6 विभक्तियां बची। फिर बोल रहा है द्वितीय सप्तमियां तृतीय सप्तमी गायब सी हो गई। तो सोचो, 2 गायब और हो गए, मतलब एक और गायब हो गया, टोटल बचा 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, केवल 20 बचे। या फिर 4 समझ लो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 6 दूनी, टोटल जानते हो पाली में बसता है 12। पाली और प्राकृत में जो रूप होते हैं 12 बसते हैं। इनकी प्रवृत्तियां जैसे यहाँ पे लिट रकार में प्रयुक्त होने वाले इस, पाली में स हो गए, ऐसे बदल गए। या फिर हिंदी के भूतकालिक क्रिया का विकास हो गया, तिंडत प्रवृत्ति घटने लगी। तो जितने टाइप के रूप बनते थे, अब जहां 72 बनते थे, वहां बचे केवल 12। और जब हम अभट्ट में पहुंचेंगे तो वहां बचेंगे केवल 6, अपभ्रंश में बचेंगे केवल 6। तो सरलीकरण की प्रक्रिया चल रही है। आप 72 टाइप से किसी चीज को लिख सकते हो, बता सकते हो, और आप 6 टाइप से किसी चीज को बता सकते हो, लिख सकते हो। तो वहां पे देखो कितनी सरलता हुई। तो उस चीज को हमने कल समझा था, आज भी समझ लिया, ठीक है। तिडंत प्रवृत्ति घटने लगी। तिडंत मतलब समझ लो कि अंतिम में जो ता होता है, ता धातु, तो ये ता की जगह ई आने लगा। जैसे पठती, पठती का क्या होगा? पठती। पठत हो जाएगा सर, पठत हो जाएगा। हाँ पठती, लिख के बताओ कैसे करते हैं, मैं लिख ही एक नहीं सेकंड पा लिख रहा। रहा हूँ। एक सेकंड। पठती, हो ही नहीं पा रहा। पठत। हाँ पठती का पठक हो जाएगा। और कब सर, लास्ट में ई हो जाता है, पठत का ई हो जाता है, पठाई हो जाता है यथी में सर। हाँ, और जैसे कल बताया था कि इस जो था लिट लकार का इस, इसकी जगह कैसे लिखेंगे? इसकी जगह ये हो गया इश। जैसे हाँ सर। और ती का क्या होता है? ती का ई हो जाता है। तो मान लो करिष्यति है, करिष्यति, कैसे लिखा जाएगा? करिष्य, नहीं लिखा जा रहा, दिखाता हूँ मैं फोटो भेज के। आप जरा सा नोट्स खोलना चाहो तो खोल भी सकते हो। देखो, करिष्यति का करिष्य हो गया, भविष्यत का भविष्य हो गया। तो वैसे चीजें बदलने लगी। अब थोड़ा सा मैं जनरल नॉलेज का पूछता हूँ, ठीक है। ये बताओ कि संस्कृत है, तो तत्सम क्या होता है? तत्सम सब समझते हो? हाँ, एक सेकंड। और तस्तम जो संस्कृत से सर जुड़ा हुआ होता है। हाँ, तत् मतलब हो गया संस्कृत, और सम मतलब हो गया समान। तो संस्कृत से समान होगा। अब बताओ कि पाली भाषा थोड़ा जन्म ले रही है, नई चीजें उसमें विकास हो रहा है, नया शब्द हो रहा है, नए रूप आ रहे हैं। तो उसमें तद्भव शब्द आएंगे कि नहीं आएंगे? सर शुरू तद्भव में तो मतलब सर संस्कृत से वही सर, उपजने वाले बिगड़ा। हाँ सर, संस्कृत से बिगड़ा हुआ शब्द तो सर, संस्कृत से तो बहुत सर इसमें संस्कृत बिगड़े हुए शब्द आएंगे। आएंगे। ये बताओ कि
क्या किसी भाषा में उस देश का प्रभाव होता है? जैसे मान लो हाँ पाली बोली जा रही है मथुरा और अवध, मथुरा और उज्जैन क्षेत्र के बीच, तो क्या उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा सर। देशज शब्दों का? हाँ देशज शब्दों का पड़ेगा। अब ये बताओ कि ये भाषा है 500 से लगभग 0 ईस्वी। यहाँ पे ना तो कोई आक्रमण होते हैं, ना तो कोई विदेशी लोग व्यापार करने आते, मतलब इतना प्रचलन नहीं था। तो क्या विदेशा शब्द इतने चलन में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? ना के बराबर सर रहेंगे, जैसे तुर्क का रहेगा सर, और पाली अरबी पाली में रहेगा अभी नहीं पाली। रहेगा। अच्छा पाली में सर नहीं रहेगा। पाली में अभी देखो बहुत ही शुरुआत है, 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन में चल रहा है। अभी लोग ट्रेवल करना नहीं जान रहे हैं, तो जब ट्रेवल ही नहीं जान रहे हैं तो वहां पे विदेशा शब्द नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही हम जब आगे बढ़ेंगे ना, तो इसी चीज से समझेंगे, शब्दकोश वाला हमको पढ़ना ही नहीं है। हम बस टाइम लाइन देखेंगे। जैसे अबहट का मैं टाइम लाइन बताता हूँ। 700 से 900 ईसा पूर्व तद्भव शब्द रहेंगे, मतलब नए जन्म लेने वाले शब्द रहेंगे सर रहेंगे। एकदम रहेंगे एकदम। यहाँ पर देशज देशज शब्द शब्द भी सर रहेंगे रहेंगे, देशज रहेंगे। सर इसमें और विदेशज भी रहेंगे, हमको विदेशज भी रहेंगे। विदेशज रहेंगे। और ये बताओ हाँ तत्सम शब्द बने रहेंगे या फिर थोड़े कम मात्रा में उपयोग होंगे? यहाँ पर सर तत्सम शब्द बहुत कम उपयोग होंगे, क्योंकि यहाँ हाँ पर तद्भव का थोड़ा बोलबाला रहेगा सर। हाँ, बहुत कम, मतलब रहेंगे जरूर, उपयोग में कम आएंगे, क्योंकि ये सर। वो अब संस्कृत से अलग हो रहा है। तो इसलिए इसको हम ऐसे देखते हैं। लेकिन पुरानी हिंदी में फिर जाएंगे तो फिर वहां से तत्सम आने लगेंगे, क्योंकि जब किसी चीज का व्याकरणिक आधार बनता है तो वहां पे तत्सम शब्द आने लगते हैं। जैसे उपस्थित होना, ऐसे सब तो नॉर्मल है, आना ही चाहिए। तो हम्म। ऐसे शब्दकोश वाला हमको पढ़ना नहीं है, बस हमको समझना है। जैसे अवधि में अगर शब्दकोश पढ़ेंगे तो अवधि मध्यकाल की भाषा है। अब वहां पे नए शब्द बनना अभी भी जारी रहेगा या फिर अब पुराने शब्दों से काम चलने लगेगा? सर तो इसमें तो यहाँ पर तद्भव शब्द के विद्वता रहेगी, क्योंकि इसमें नए नए शब्द बनना जारी रहेगा सर, क्योंकि और देखो, पुराने शब्द यहाँ पर सर, यहाँ पर पुराने जो शब्द होंगे वो ज्यादा उपयोग में होंगे। हाँ, उसमें पुराने शब्द ज्यादा उपयोग में होंगे, नए शब्द अब बनना, क्योंकि मध्यकाल की बात है, भाषा का विकास हो चुका है। तो इतना ज्यादा नए शब्द नहीं बन पाएंगे, बनेंगे शब्द, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतने ले, शब्द नहीं बनेंगे जो लेकिन अपभ्रंश, अबहट और पुरानी हिंदी में बन रहे होंगे। लेकिन सर लिखावटी भाषा में यहाँ पर उपयोग होगा तस्तम तद्भव तस्तम शब्दों का। हाँ, वो तो होगा, साहित्यिक रूप में उसका उपयोग होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन में देखते हैं। पाली को हमने पढ़ लिया एक तरह से। अब कंक्लूजन में देखते हैं। तेजी से विकास हुआ पाली भाषा का, समकालीन पड़ाव का नाम ही हिंदी है। और धर्म चक्र परिवर्तन, जैसे नोट्स में आप पढ़ना तो आपको साफ साफ मिलेगा। फिर यो चायम भिक्खवे, यो कहाँ से आया होगा? पहली बात तो उकारांतता मिलती है, तो यो वहां से आया होगा। चायम भिक्खवे, का और खा, देखो, अगर आप किसी से मांगोगे तो क्या होगा? भिक्षा होगा। हाँ सर। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि छा का ख हो गया, तो भिक्षा का या फिर भिखवा का, भिक्षवा का भिखवे हो गया। तो आप देख रहे हो, आपको क्या बोलते हैं इसको, लक्षण नजर आ रहे हैं? एक सेकंड में भेजता हूँ फिर से, जरा देखना, लक्षण बस हम देख रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं देखना है। थोड़ा मैं धीरे हूँ या फिर समझ के चलना ज्यादा बेटर है? मैं तेज सर भी कर समझ के, सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर समझ के चलना बेहतर है, बेटर हाँ, होगा। अब देखो, अभी मैंने बोला था कि छ जो है इसकी जगह ख आने लगा था। यहाँ पे दिख रहा है आपको भिखवे, भिक्षा का भिखवे हो गया। हम्म। अरे उर्दू में मत लिखिए। देखो, कामेशु, सा कहाँ से आया होगा? कामेशु मतलब कामना या इच्छा करना। पहली बात तो देखो उकारांतता है। दूसरी बात देखो कि सा जो है दंत सा बचा। इसमें आप कहीं भी नहीं पाओगे कि सा ये वाला या फिर ये वाला, कहीं पे आपको मिल रहा है? आपको दोनों में सिर्फ कोई सर नहीं मिल रहा है ये सर। मिलेगा, दंत मिलेगा।
आपको ना तो मूर्धन्य मिलेगा ना तो तालव्य मिलेगा, केवल दंत मिलेगा। गम्मो देखिए, गम्मो कैसे बना होगा, ग्राम। पहली बात तो एक हमने देखा कि अगर व्यंजन का क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन है तो पहले रा हट जाता है, तो गाम हुआ। दूसरी बात हमने सीखी थी कि व्यंजन का द्वितीकरण हो जाता है, तो गम हुआ। गम हुआ, गम लिखिए जरा, कैसे लिखते हैं, लिख ही नहीं पा रहा मैं। गम हुआ। फिर व्यंजन का द्वितीय क्या बोलते हैं, उकारांता हुई तो गम्मो हो गया। ठीक है, देखिए। समझ चुके हैं हम इसको, आगे बढ़ा जाए। हाँ, गम्मो हो जाएगा उसका, माँ का द्वितीयकरण हो जाएगा। पाली को बिल्कुल से समझ चुके हैं, आगे बढ़ा जाए ओके या सर। फिर हाँ समझ में। बदलने की कोशिश करोगे? थोड़ा थोड़ा दिक्कत नहीं छोड़ते तो हैं सर यार। बदला। जब हम, हाँ, जब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, शायद इस संडे, इस सैटरडे रहने देते हैं, अगले सैटरडे करते हैं, थोड़ा सिलेबस भी ब्रॉड हो जाएगा। तो वहां पे हम समझेंगे कि जैसे सर्वे भवन सुखना, इसको अगर करोगे, कल हमने बनाया था सब्बो, भवंत का होता है हुवत, सुखिनो को कर देंगे पहले विसर्ग हटाएंगे, ना का ओ कर देंगे और होतु कर देंगे, सर्वे हुवति, नहीं, सर्वे सुखिनो हुवति, ऐसे कर देंगे, बन जाएगा। तो अब पाली खत्म हुआ, आते हैं हम प्राकृत में। देखो, प्राकृत में अलग अलग मत मिलते हैं, थोड़ी सी भूमिका बनाता हूँ फिर आप लोग बताना। प्राकृत में अलग अलग मत मिलते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि 3 चरण में विकास हुआ, या फिर कहते हैं कि पहले प्राकृत जो है अवस्थित हुई, फिर उससे लौकिक संस्कृत बनी, फिर लौकिक संस्कृत प्रचलन में आई, जन की भाषा बनी, फिर उससे प्राकृत बनी, और प्राकृत की तीसरी अवस्था अपभ्रंश बनती है। तो ये हमको समझ आ रहा है कि जितना पाली इंपॉर्टेंट नहीं था, उससे ज्यादा प्राकृत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपभ्रंश क्वेश्चन में पूछता है, अपभट्ट क्वेश्चन में पूछता है, ना तो पाली पूछता ना तो प्राकृत पूछता है। तो जब अगर अपभ्रंश पूछेगा तो वहां पे अगर रेफरेंस देना होगा इंट्रोडक्शन में, तो हम बताएंगे कि पाली जैसे लक्षण, या फिर पाली से प्राकृत से विकसित होकर, जैसे थोड़े विकास आगे हालांकि बात करेंगे, कर्ता व कर्म एक से होने लगे थे, ये सब हमने, विसर्ग लोप में अकारांत ओकारांत में बदलने लगे थे। अभी देखो, जैसे पाली में क्लियर क्लियर नियम नहीं था कि विसर्ग जब लोप हो तो अकारांत को उकारांत बना दो। जैसे अभी हमने क्या किया, ग्रामः मान लो लिखा है, ग्रामः। अब पाली में साफ साफ नियम नहीं था कि ग्रामा अगर इसको हटाएंगे तो गम्मो होगा, वहां पे होगा गम। लेकिन जब हम प्राकृत में ट्रांसफर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो प्राकृत का सबसे पहला नियम है कि विसर्ग जब इस लोप होगा तो अकारांत ओकारांत में बदल जाएगा। तो जब गम हुआ था, वहां पे भी यूज करते हैं, क्योंकि प्राकृत और पाली में ज्यादा भिन्नता भाषा वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाए, तो वहां पे गम होता है और यहाँ पे गम्मो होने लगता है। तो पहली विशेषता हमने क्या पढ़ी कि विसर्ग, अरे कैसे लिखेंगे, विसर्ग जब लोप होगा तो आकारांत ओकारांत में बदलने लगेगा। ठीक है, जैसे एक बदल के दिखाओ, कर्मः, कर्मः को क्या करोगे पाली में? कर्मा का सर कर्मो हो जाएगा। पाली में मैं पूछ रहा हूँ, यूज तो लोग करने लगते हैं, इसमें आपको नोट्स में भी मिलेगा कि कम्मो हो जाएगा। लेकिन आप अगर बोलेगा कि प्राकृत और पाली में अंतर, हालांकि पूछता नहीं है, कभी नहीं पूछा है, लेकिन पाली और प्राकृत में यही अंतर है कि पाली में कम होगा हाँ और पाली में क। कम होगा, और प्राकृत में आकारांत ओकारांत में बदलने लगेगा तो कम हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये अंतर हमने समझा, अंतर समझते हुए चलेंगे, जैसे अभी पाली प्राकृत का समझ रहे हैं, फिर हम अपभ्रंश और अभट्ट का भी समझेंगे। या के स्थान पर जा होने लगा, या के स्थान पर जा यूज होने लगा। दूसरी विशेषता बता रहा हूँ, साथ साथ चाहो तो लिखते भी चल सकते हो। अब बताओ,
यस का क्या होगा? जस हो जाएगा सर। जस हो जाएगा। जैसे आपने एक बार पूछा था ना कि नोट्स में सेम एग्जाम्पल होते हैं तो हम उसको बदल कैसे सकते हैं। अब ये सीख लो कि या का जा होता है, फिर आप कोई सा बना सकते हो। जैसे यार, यार तो नहीं, सर यहाँ या पर जस का यस हो जाएगा सर। यहाँ पर सोचिए सर कि यहाँ पर भी या देखा था मैंने कहीं पर कि य का ज में या ज का य में हो जा रहा है कहीं पर। एक चीज और मुझे बताओ, अभी हमने क्या पढ़ा था? जस तो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि जो मूर्धन्य शाह है और तालव्य शाह है, दोनों बदल के जस हो दंत जाए। शाह, तो ये यस सर। वाला होगा। हाँ, जस। तो समझ गया सर कैसे होगा? हाँ सर, हाँ यहाँ पर भी इसको भी बदलना पड़ेगा, यह भी हाँ, स को बदलना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए आप। देखो जैसे क्या है कि प्राकृत आगे की बात है ना, तो जो पुरानी विशेषता पाली की थी वही विशेषता आगे भी जाएगी, लेकिन कुछ कुछ जो नया बदलाव है उन नए बदलाव के साथ हम पढ़ते चलेंगे। तो यस का जस होगा, लेकिन जस ये वाला होगा, जा और सा, दंत सा। इनमें आप अंतर समझ लो। जैसे हम लोगों का हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है ना, तो अंतर सरल से ही पूछते हैं कि दंत च क्या है, मूर्धन्य श क्या है, और तालव्य श क्या है। तो उसको आप समझे रहोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि बाद में पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। अब तीसरी चीज भाषिक विशेषता में, बाकी सब पाली की विशेषता आप ला लो कि जितनी विशेषता होती है। और तीसरी विशेषता है क्षति पूर्वक दीर्घीकरण। मतलब अभी मैंने बोला था कि डबलिंग हो जाती है, कि जैसे मृत्यु है, मृत्यु, तो पाली में क्या होगा? मितु होगा सर। त्या का मी हो क्या जाएगा होता है? सर। क्या सर? त्या का क्या होता है? त्याग का सर सया होता है। ऐसे होता है, आधा चा और पूरा चा। हाँ हाँ। और तब मितु, माँ के साथ, मित तब हो जाए। और माँ के साथ क्या लगा है? मतलब रा लगा है, तो संयुक्त व्यंजन है, तो रा का लोप हम्म करेंगे कि नहीं करेंगे? हम्म करेंगे। हम्म। तो मी हाँ, मीचू मिच मीचू हाँ होगा। सर। मीचू। लेकिन प्राकृत की विशेषता है कि अब व्यंजन का मूल रूप दीर्घ बचा रहे, बाकी जो डबलिंग होती थी या फिर द्वितीकरण होता था गायब होने लगा। तो गायब कर दो अब, तो ये हो गया मीचू। मीच। अ, अरे, मेच नहीं, मीच सर मीच। मीच। बड़ी बड़ी मीच समझ लो क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी वो हाँ। कर दिया जाता है। तो मृत्यु का मीच बना, मीच से मतलब मिच से मीच बना, और फिर जब जाते जाते जाएगा तो मृत्यु का मरना बनेगा, मर फिर मरना, तो वहां तक हम जाएंगे। ठीक है, मीच हो जाएगा। अब ये समझ चुके भाषिक विशेषता में। बाकी सेम विशेषता पाली से ले लेना, नोट्स मैंने भेजे हुए हैं, आज के भी नोट्स भेज दूंगा। अब आगे बढ़ा जाए व्याकरणिक विशेषता में। जैसे पाली में क्या होता था, कर्ता और कर्म बिना विभक्ति के यूज होने लगे थे। अब क्या होना लगा कि बिना विभक्ति के वो तो यूज होंगे ही, साथ साथ कर्ता व कर्म एक से हो गए। जैसे वहां पे करण और अपादान एक से थे, तो यहाँ पे कर्ता और कर्म एक से हो गए। भूतकाल में कृदंत का प्रयोग बढ़ गया। कृदंत समझते हो? कृदंत रूप, लास्ट में जहां ता होता है, मतलब क्री धातु ता प्रत्यय। क्री धातु मतलब करना धातु हो गया, और ता प्रत्यय हो गया, तो कृदंत प्रयोग बढ़ गया। जैसे बोल के बताओ कुछ। हाँ, भेज दूंगा। जैसे जितना पढ़त, सर पढ़त चाहे जितना सर नहीं हो जाएगा। जित, ना से नहीं खत्म करो, ता से खत्म करो। अच्छा। अंत, कृदंत, देखो कृदंत को समझो। क्री धातु अंत ता से, और क्री धातु अंत ता से, बस इतना समझ लो। तो पढ़त हो गया। जैसे ये थोड़ा थोड़ा ना, पता है किससे मैच करता है? भोजपुरी से भी मैच करता है। जब अभट्ट में जाएंगे ना, तो वो भी थोड़ा थोड़ा भोजपुरी से मैच करेगा कि बारूप होता है। यहाँ पे तारूप है, कृदंत प्रत्यय इसको बोलते हैं, वहां पे बारूप। और तीसरी चीज क्या हुई? एंड लिंग बढ़त हो भेद। जाएगा।
लिंग भेद समाप्त हुआ जिससे जटिलता कम हुई। अब देखो, दो चीजें हम अभी समझ लेते हैं। जब अबहट्ट में लिंग भेद समाप्त होता है तो जटिलता बढ़ती है, और यहाँ पे लिंग भेद समाप्त हो रहा है तो जटिलता कम हो रही है। ऐसा क्यों? जरा कोई बताए, कोई बताएगा? सर आपसे बताइए क्या सर, समझ में नहीं आया, आप आपसे मैं बोलिए ये सर। पूछ रहा हूँ कि अबहट्ट में जब लिंग भेद समाप्त होता है, लिंग भेद समाप्त मतलब कि जैसे तीन लिंग होते हैं तो उसमें नपुंसक लिंग लगभग समाप्त हो जाता है और केवल उसमें पुल्लिंग में चला जाता है या फिर स्त्रीलिंग में चला जाता है। तो अबहट्ट में जब ये समाप्त होता है तो जटिलता बढ़ती है, लेकिन अभी प्राकृत में समाप्त हो रहा है तो जटिलता कम हो रही है। ऐसा क्यों? सर क्योंकि प्रकृति में जो शब्द है, प्रकृति में जो शब्द है सर, थोड़ा हम्म संस्कृत के ज्यादा शब्द है, ये मान हम्म सकते हैं। हम्म। और सर और जो उसमें सही सर जा था रहे हो, सही जा उस रहे हो। सर उसमें क्या और क्या था पूछे थे? और अबहट्ट में अगर हाँ, और हट में तद्भव शब्द ज्यादा यूज होते हैं सर, इस कारण हो सकता है, नहीं पता सर। हाँ, थोड़ा सा करीब गए हो। जैसे देखो, अबहट्ट का समय है 7वीं से 9वीं शताब्दी, तो वहां पे विदेशज भाषाओं का आना या फिर विदेशज शब्दों का आना शुरू हो गया था। तो जब विदेशज शब्द कोई सा भी आएगा तो वहां पे आप अगर नपुंसक लिंग को समाप्त कर दोगे, लिंग भेद समाप्त कर दोगे, तो वो स्त्रीलिंग में जाएगा या फिर पुलिंग में जाएगा, ये आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन प्राकृत आपके घर की भाषा है, आपके जन की भाषा है, तो वहां आप जान चुके हो कि कौन सी चीज स्त्रीलिंग में जाएगी। जैसे नदी है तो नदी स्त्रीलिंग में जाएगा, और अगर पहाड़ है तो पहाड़ पुलिंग में जाएगा। तो आप वहां पे समझ चुके हैं प्राकृत में, क्योंकि आपके जन की भाषा है। यहाँ पे विदेशा शब्द मिलेंगे जरूर, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे। लेकिन अबहट्ट में विदेशा शब्द अधिक हो गए तो वो चीज थोड़ी कठिन हो गई कि आप पहचानोगे कैसे। लिंग भेद समाप्त करके आप जटिलता बढ़ा रहे हो, तो वो चीज फिर से आती है हिंदी में, फिर से आती है कि लिंग भेद थोड़ा समझा जाता है कि कौन से शब्द कहाँ पे यूज होंगे। तो इसलिए सही समझे। आगे बढ़ा जाए, हो गया ना, इतना समझ गए? हाँ सर समझिए। अब सर परसर्ग एक में। और था सर, इसमें हाँ, ये था चल का चल हो जा रहा है, जैसे राजन का राज हो गया था, चल के एकदम चले सर कैसे हो जा रहा है उसमें? देखो, राजन का राज क्यों होगा? ना के साथ हलंत लगा है, ना हट गया, तो स्वरांत करना चाह रहा था, व्यंजनांत नहीं करना चाहता। व्यंजनांत मतलब व्यंजन के साथ अंत, स्वरांत मतलब स्वर के साथ अंत। जैसे अभी मैंने बताया था, एक सेकेंड रुको। देखो, मान लो लिखा है जगत, ता में हलंत लगा है, तो ता के साथ आ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम ता हटा देंगे तो वो जग हो जाएगा, तो लास्ट में बचेगा आ, मतलब अंत स्वरांत हो रहा है। तो राजन जो है, लास्ट में आप ना के साथ हलंत लगा रहे हो, ना केवल व्यंजन है, तो व्यंजनांत नहीं चाहिए, स्वरांत चाहिए। व्यंजनांत करना मुश्किल। जैसे देखो, स्वर और व्यंजन से समझो। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र भाषा होती है। व्यंजन स्वर से जुड़ा हुआ होता है। तो कोई चीज अगर जुड़ी हुई है तो कठिन होगी, अगर स्वतंत्र है तो सरल होगी। तो हम स्वतंत्रता देखते हैं कि प्राकृत में वो चीज स्वतंत्र हो जाए। जैसे संस्कृत आप पढ़ोगे ना, संस्कृत पढ़ना क्यों कठिन है? क्योंकि वहां पे स्वतंत्रता नहीं है, वहां पे जुड़ाव है। एक बहुत ही लंबा, जैसे बाण भट्ट का सरस्वती वंदना है, पता है? 10-10 पेज में या फिर 20-20 पेज में एक पैराग्राफ खत्म होता है या फिर एक वाक्य खत्म होता है। तो उस चीज को समझो कि संस्कृत कैसे जटिल को हम सरल कर रहे हैं। तो इसलिए राजन का राज हो जाएगा। अब परसर्ग की बात करते हैं। कए, केरक, मज, तीन परसर्ग यूज हुए। कए, लिख ही नहीं पा, मैं भेज दूंगा नोट्स, मैं फोटो भेज देता हूँ। देखो एक चीज और, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको क्या समस्या समझ आ रही है? जब आप टाइप करने जा रहे हो इस डिजिटल कीबोर्ड में, तो कितनी समस्या है। तो एक सवाल और आता है, टर्मिनोलॉजी के आधार पर या फिर डिजिटलीकरण के आधार पर बताओ कि हिंदी का विकास कितना मुश्किल है। तो अगर मुझे कए बताना है तो मैं कए लिखने में अक्षम हूँ थोड़ा सा, इस कीबोर्ड के कारण। लेकिन अगर पेपर पेन लेके लिखूं तो वो सरल होता है।
तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि हमने ये चीजें महसूस की हैं कि जब गम्मो लिखना होता है तो गम लिख जाता है या फिर कुछ भी लिख जाता है। तो ये पॉइंट आप जरूर डालना, जो चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उन चीजों को डालना। अब व्याकरण संबंधी विशेषता खत्म हुई। अब बात करते हैं शब्दकोश की। अब बताओ, तत्सम शब्द घटेगा या बढ़ेगा या फिर शुरू होगा किस चीज में सर? प्राकृत में? प्रकृति में सर तस्तम, तस्तम, हाँ, तस्तम घटेगा सर। देखो, और अभी सबसे पहले मैंने बोला था कि प्राकृत ऐसा है ना कि बोलते हैं कि प्राकृत पहले हुआ, फिर उससे निखर के लौकिक संस्कृत बनी, फिर उसके बाद फिर प्राकृत में वापस आया। तो जब एक लौकिक संस्कृत किसी शब्द से बनेगी तो उससे तस्मीकरण फिर से शुरू होगा, घटेगा नहीं, फिर शुरू होगा। ठीक है, मतलब ओके। डिमांड होती है ना, कैसी कंडीशन है, क्या जरूरतें हैं। दूसरी बात, प्रयोगात्मकता की प्रवृत्ति दिखी। अब देखो प्रयोग कैसे करने लगे, द्वितीयकरण को समाप्त कर रहे हैं यहाँ पे, आकारांत को उकारांत में बदल रहे हैं, या को जा में बदल रहे हैं, और परसर्ग नए यूज कर रहे हैं, भूतकाल में कृदंत रूप कर यूज कर रहे हैं, कर्ता और कर्म एक से हो गए हैं, लिंग भेद समाप्त कर दिया गया है। तो प्रयोगात्मकता ही तो है। तो शब्दकोश में प्रयोगात्मकता बढ़ती है। अब पूछा जाए देशज शब्द मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे। पूछा जाए तद्भव शब्द मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो जब प्रयोगात्मकता है तो नए शब्द बनना शुरू ही होगा, तो मिलेंगे। अब कभी आया तो नहीं है कि प्राकृत के भेद बताओ, पर हम पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से कि पैसाची प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अपभ्रंश के भेद पूछ सकता है। अपभ्रंश के भेद पूछेगा तो पैसाची प्राकृत से पैसाची अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी से मागधी अपभ्रंश, सौरसैनी से सौरसैनी अपभ्रंश, महाराष्ट्री से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं, आप पढ़ लोगे। जैसे मैं नोट्स में देख के बताता हूँ, ठीक है, क्या क्या विशेषता। पैसाची में क्या है, भूत भाषा है जिसमें ड़ा को ना, जैसे जाना, तो गुण को गुण कर दिया गया। ला और रा परस्पर परिवर्तन हो गया, फल का फर हो गया, फर का फल हो गया। कमल लाल को महाराष्ट्रियन ला आता है ना, महाराष्ट्र वाला, तो वो लाल का ला का यूज करने लगे कमल में। आप नोट्स खोल के बैठ सकते हो। जैसे नरा, तो विसर्ग समाप्त, सेम विशेषताएं जो पाली की हैं पैसाची प्राकृत में। अर्धमागधी में, ये जैन अर्धमागधी कहलाता है। सा और सा श्र में बदल गया, मतलब श्र और रा में। इसको आप पढ़ लेना, थोड़ा सा छोटा छोटा है, एक एक पैराग्राफ, हालांकि आएगा कभी नहीं, और ज्यादा टाइम भी नहीं देते इसमें। निष्कर्ष में आते हैं, डायरेक्ट हम बनाते हैं, एक विशेषता पूछते हैं आपसे, ठीक है? सर ये यहाँ पर समझ यौवन को जोवोमोन कैसे दोबारा हो गया सर? किसका क्या हो गया दोबारा? और यौवन को? यौवन का जौवन हो गया। अब देखो, या का जा नहीं होगा, अभी वो तो सर हमने वो पढ़ा समझ में आ था। रहा है, वो सर मैं समझ आ रहा है, डबल वो कैसे इसमें हो जाएगा? दिखाओ कहाँ लिखा है, दिखाइए। एक सेकंड। अब इसकी विशेषता हम समझते हैं। देखो, खग, खग क्या से बना, काहे से बना होगा? या तो खग्र से बना होगा, रा हटा और गा का द्वितीयकरण हो गया, ठीक है। फिर बिसाहियू, बिसाहियू ये हा रूप होता है या फिर उकारांतता होता है, तो ये लक्षण दिख रहा है। ही, तो ही परसर्ग हमने पढ़ा था पाली में ही, तो वो वहीं से आया है। हूँ परसर्ग भी दिखता है। प्रिय, तो प्रिय शायद मैंने गलत लिखता दिया है, या फिर सिद्ध हेम में प्रिय का यहाँ पे पियो हो जाना चाहिए। क्या कहते हो आप लोग? हालांकि मैंने नोट एक से ही सेकंड। लिखा है। जैसे प्रिय, तो अभी हमने पाली में पढ़ा था कि जो रा होता है, अगर वो किसी भी संयुक्त व्यंजन में आता है तो रा हट जाएगा, केवल संयुक्त, केवल व्यंजन बचेगा। तो प्री का पियो हो जाना चाहिए उकारांतता के साथ। क्या कहते हो आप? होना एक चाहिए सेकंड या सर नहीं देख, होना? थोड़ा सा इसको भेज और लेता हूँ सर, तो देखा देखा नहीं है, एक हाँ, सेकंड देख लेता हूँ सर। तेही में ही परसर्ग बीच में। आया है। देखो, अर्धमागधी है ना जैन साहित्य,
तो अभी हमने पढ़ा कि द्वितीयकरण खत्म हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। देखो क्या लाइन है कि द्वितीयकरण दीर्घ रूप में बचा रहा, क्षतिपूर्व दीर्घीकरण इसको बोलते हैं। तो जैसे अभी मैंने भेजा भी है खग, तो इसमें भी खग हो जाना चाहिए, लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। हो सकता है पाली के करीब की भाषा हो। देखो, भाषाओं में हम अंतर पूरी तरीके से नहीं कर सकते। अगर आप भाषा वैज्ञानिकों का भी देखोगे ना, तो वही बोलते हैं कि पाली और प्राकृत में पूरी तरीके से अंतर ढूंढना मुश्किल बात है, और ये अंतर अभी तक कोई कर भी नहीं पाया और शायद आगे कर पाए। जैसे खग है तो इसको खग हो जाना चाहिए लक्षण के आधार पर, या फिर जो आपने भेजा जो यौवन का जुब्बन हो गया, तो जोबन हो जाना चाहिए, सीधी बात है। लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, तो शायद वो उसी क्रम में है जो विकास हो रहा है। लहाओ, तो ही पर सर्ग दिख रहा है। रण दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे क्या समझ आ रहा है आपको? का और खा है तो यानी छा होगा, भिक्षा से होगा, तो वो उसमें बदल गया। भगाई, तो अभी हमने पढ़ा था कि ईकारांत होने लगता है। पाली में क्या पढ़ा था? एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। पाली में पढ़ा था कि री के स्थान पर आ ई उ ए आने लगता है, छा के स्थान पर खा हो जाता है या चा छा हो जाता है। तो इन सब, और प्रिय, प्री का पियो हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं है। तो उन चीजों को हम थोड़ा और विस्तार से समझ सकते हैं कि जो चीजें नोट्स में हम सुधार सकते हैं अपने से, या फिर जैसे अगर बताना हो कि पाली और प्राकृत में अंतर समझ नहीं आता, फिर भी अंतर हम देखते हैं, तो आप इन्हीं सब चीजों को देख के बताओगे। जैसे एक वो आपको याद होगा, अ, हालांकि ये अबहट्ट में है, तब बात कर लेंगे। तो अब बढ़ा जाए आगे, समझ गए हो? निष्कर्ष हो गया है कि सामान्यतः यह पाली की ही प्रवृत्तियां धारण करके आगे बढ़ा। कुछ सरलीकरण और हो गया, तस्वीकरण फिर से प्रारंभ हुए, 5 प्रकार के अपभ्रंश की अवस्थाओं के लिए ये जरूरी होगा। और सिद्धहेम का शब्दानुशासन दे के बता दोगे कि अच्छा अच्छा। अब आगे बढ़ा जाए, समझ गए बिल्कुल से? जी सर। हो सकता है मुश्किल हुई होगी कहीं पे, लेकिन देखो, अब अगर हम देख रहे हैं किसी चीज को ना, तो उसके पीछे का हमको कारण पता चल रहा है। अगर यस से जस हो जा रहा है, तो हमको दंत शा का भी पता है और या और जा का भी पता है कि क्यों हो रहा है। तो अब मान लो अगर आपको उदाहरण रटा भी नहीं है, तो आप सिर्फ इतना जानोगे कि या का जा हो जाता है, तो आप कर लोगे। अगर आपको पता है रा का ला में बदल जाता है, ला रा में बदल जाता है, तो आप एग्जाम्पल दे दोगे। अगर आपको पता है रेफ गायब हो जाता है विसर्ग में, तो आप कर लोगे। अगर आपको पता है प्राकृत में रेफ गायब होके उकारांतता आ जाती है विसर्ग में, तो आप कर लोगे। अगर आपको पता है परसर्ग में कय केरक मध्य आता है, तो आप कर लोगे। अगर आपको पता है मृत में पहले संयुक्त व्यंजन हटेगा तो मी होगा, त्या का चा होता है तो मिच होगा, और फिर व्यंजनीकरण या फिर द्वितीयकरण हटता है तो मीच हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमको पता रहेंगी तो कर लेंगे। अब देखो, अब हम जब अपभ्रंश में आएंगे कितना सरल हो जाएगा सब कुछ। तो अब स्टार्ट किया जाता है, ठीक है? अभी तक हम बेसिक बना रहे थे अपना। भाषिक विशेषता आपको पता ही होगी अपभ्रंश की। हेलो। हाँ सर बोलिए। भाषिक विशेषता में स्वर कितने टाइप के होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। आ ई उ ए ओ। दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ओ। पाली से बिल्कुल अलग है कि वही है? सर इसमें तो सेम? थोड़ा सा अलग है ना। कैसे क्या सर अलग वो? है? सर जैसे हर्ष और स्वर में दोनों ऊ आ रहा है, और दीर्घों में सेम आ रहा है। हाँ तो देखो, एक में, दोनों में सेम चीज है, ज्यादा विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन पाली और प्राकृत में लगभग बराबर है। पाली की तरह यहाँ पे भी ए, बड़ा ए और औ का लोप ही हुआ है, अभी ये आया नहीं है। ये अबहट्ट में आएगा, तब हम उसकी विशेषता देखेंगे, तब समझेंगे। दूसरी चीज इसमें क्या हुई, री का री हो गया। जैसे अभी कर ही लेते हैं, ऋषि, री का ये सर गलती। री हो गया, हाँ हाँ हाँ। ठीक है? हाँ सर। हाँ। जैसे अगर लिखा हो ऋण, तो इसका क्या हो जाएगा? ऋण
सर इसको दो तरह लगाया तो ऋण हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ऋण हो जाएगा, ठीक है। और मान लो मृत्यु लिखा है, तो मृत्यु का अगर बदलें तो क्या हो जाएगा? माँ के और साथ रा उसे है, तो नीच हो जाएगा। मितु हो जाएगा। अभी यहाँ पे हाँ देखो, अब अपभ्रंश में ये विशेषता नहीं है कि त्या का च्या हो जाता है, यहाँ पे मितु होगा, ठीक है। अपभ्रंश में छोटी छोटी चीजें देखेंगे, जैसे पाली में त्या का च्या हो जाता था, तो यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे मितु ही होगा। तीसरी चीज, उकार बहुलता। तो सर इसमें देख रहे थे हम, उकार इसमें देख। उकार बहुलता के एक एग्जाम्पल दो, जैसे अभी मित ही लिखा है, तो मित भी उकार बहुलता है, मतलब उकार अंत हो रहा है, कि अंत जो है उसे होता है, जैसे मनु, चलु, तो ये उकार से अंत होता है। यहाँ पे सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। फिर से हम करेंगे कि एक अपभ्रंश का वो लेंगे, दोहा लेंगे, उसको पहचानेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब आगे तीन प्रकार की अनुनासिकता मिलती है। कौन कौन से प्रकार की? स्वर के अनुनासिक रूप, मतलब जैसे स्वर के अनुनासिक रूप में चहाही, पंखी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? अब आवाज आ रही है सर। हाँ, तो स्वर के अनुनासिक रूप कैसे समझे आप? स्वर के सर। जैसे देखो, चलही, चलही लिखा है, तो इसमें अगर अनुनासिक लगाना हो, अनुनासिक पता ही है ना, कि स्वर के बाद एक बिंदी आती है या फिर न्यासिक ध्वनि आती है, तो चला ही, इसमें कोई नासिक ध्वनि, नाक से कोई ध्वनि नहीं निकल रही है। लेकिन अगर चला ही, चल, हो ही नहीं रहा, हाँ, अगर ऐसा है तो नासिक ध्वनि आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, तो मतलब एक स्वर के अनुनासिक रूप। दूसरा, अनुनासिकता रहित, जैसे जहां जरूरत हो वहां भी अनुनासिक ना लगाए, जैसे सिंह, सिंह मतलब शेर, अब शेर को बदल दो, अनुनासिक हटा दो, मतलब अनुनासिकता रहित, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते चले जाते हैं। अकारण अनुनासिक, मतलब जहां पे जरूरत नहीं है, मतलब ना तो नासिक ध्वनि की जरूरत है और स्वर भी है, तो उस चीज को मैनेज कर ले रहा है, जैसे अश्रु। अब अश्रु में अंशु बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन अंशु बना दिया गया। बक्र, बंक, तो जहां पे जरूरत नहीं होती उसको भी लगा देते हैं, तो वो होता है अकारण अनुनासिक। मतलब पहला स्वर के अनुनासिक रूप, दूसरा अनुनासिकता रहित, और तीसरा अकारण अनुनासिक। तीनों चीजों को समझ गए हैं। ऐसे सेम चीज आपको मिलेगा अबहट्ट में, लेकिन वहां पे केवल एक हो जाएगा, अकारण अनुनासिक, मतलब जरूरत नहीं है फिर भी लगा दिया गया। अश्रु से अंशु बना दिया गया। ब्रक, और अंशु बन के बाद में क्या जाता है, जैसे अकारांतता से आकारांता होता है, वो आंसू में बदल जाता है। तो जहां जरूरत नहीं थी फिर लगाया, और फिर जरूरत महसूस होने लगी, तो अकारण अनुनासिक ऐसे बदल जाता है। अब बताओ स्वर भक्ति क्या होता है? भक्ति समझते हो किसी चीज की? हेलो। हेलो हाँ सर, हाँ, बोलिए। इसमें आप ये वाला बता दिए, स्वर भक्ति थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। लेकिन सर ये वाला सर समझ में आया कि जो हम्म, कॉल कॉल आ गया था सर, चलही होगा तो चलही के जो बिंदु है ये तो पता चल गया। तो हम्म, आपने यहाँ पर दिया सर,
सी कैसे वहां पर चेंज हो गया सर, हर्षई दुर्घई में? देखो, हर्ष 3 प्रकार की अनुनासिकता होती है। पहला, स्वर के अनुनासिक रूप, मतलब स्वर में अनुनासिकता लगा दी जाए। जैसे बाँस है तो बाँस हो गया, ठीक है? बाँस है तो बाँस हो गया। दूसरा, अनुनासिकता रहित, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है, सिंह में ज़रूरत है, पंछी में ज़रूरत है, वहाँ से हटा दिए। विंशत, विंशत मतलब 20। एक चीज़ आती है ना कि संख्यावाचक विशेषण यूज़ होने लगते हैं, प्रसर्ग यूज़ होने लगते हैं। तो हम्म। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हटा दिया गया। विंशति, संस्कृत में 20 को बोलते हैं विंशति, तो उसको हटा के 20 कर दिया गया। सिंह को हटा के सिंह कर दिया गया, तो मतलब अनुनासिकता रहित हो गया। तीसरी चीज, अकारण अनुनासिक, मतलब जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी अनुनासिक आप लगा रहे हो, तो वो होता है अकारण अनुनासिक। अब हम पढ़ते हैं आगे स्वर भक्ति के आधार पर। तो स्वर भक्ति मतलब स्वर से ज्यादा ही प्रेम है। जैसे मान लो लिखा है प्रदेश, इसको अलग अलग करो। पा हो गया प्लस रा हो गया प्लस आ हो गया प्लस दा हो गया प्लस ए हो गया प्लस सा हो गया प्लस आ हो गया। देखो, प्रदेश ऐसे हुआ। तो अब जरूरत नहीं थी, फिर भी स्वर भक्ति है कि हमको और स्वर चाहिए, तो इसको बना दिया परदेश। अब यहाँ पे देखो कितने, नहीं इसमें ये वाला सा नहीं होगा। अपभ्रंश में ये विशेषता नहीं है कि केवल दंत सा हो। अपभ्रंश में सिर्फ, मतलब अपभ्रंश में तीनों तरह के सा मिलने लगते हैं, ऐसा नहीं है। सा आ जाता है, तो यहाँ पे वही वाला सा होगा। देखो, अब सर तो इसमें अगर इसमें करोगे, इसको देखो कितने आ निकलेंगे। पा प्लस आ प्लस रा प्लस आ प्लस दा प्लस बस ए ए प्लस सा प्लस आ। कितने आ आए? 1 2 3 4, इसमें कितने थे? 1 2, तो हाँ 1 2 3 और इसमें थे 2, तो एक स्वर और अधिक आ जाए। तो यही है, जैसे लज्जा, लज्जा, तो एक जो आधा जा है वो तो व्यंजन है पूरी तरीके से, तो लज्जा को बना दिए लाज। अब इसमें कितने हैं? ला प्लस और प्लस बड़ा आ प्लस जा प्लस प्लस आ। यहाँ पे भी 2 हो गए, जहाँ पे मतलब 2 हुए साथ साथ एक बड़ा आ भी आया। तो देखो, इसको बोलते हैं स्वर भक्ति, कि मुझे और अधिक स्वर दो। नहीं, शायद इसको स्वर भक्ति नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्वर लोप। हाँ हाँ, गलत हो गया। जैसे लज्जा में ना बड़ा आ हो गया, एक सेकेंड, ऐसे नहीं होगा, कुछ तो मिस्टेक है। लाजू, शायद पता है क्या हुआ है कि जैसे ला में आ था तो बड़ा आ होके नहीं, वैसा तो कुछ नहीं। इसको मैं देखूंगा एक बार अच्छे से क्या है, क्योंकि देखो इसमें 2 3 चीजें समझ आ रही हैं कि आ तो दोनों में आएगा अगर दोनों को हटाओ तो स्वर लोप कैसे हुआ? हालांकि व्यंजन लोप जरूर हुआ है। अरण्य का मैं समझ सकता हूँ, अरण्य का रण्य हो गया अगर, तो इसका समझ आ रहा है कि आ एक गायब हो गया, स्वर लोप हो गया। लेकिन ऊपर वाले का नहीं समझ आ रहा, इसको मैं कल बताऊंगा क्या है, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। देखो, स्वर भक्ति में स्वर अधिक चाहिए और स्वर लोप में स्वर कम कर दिया जाता है, तो ये अपभ्रंश की एक विशेषता हो गई। अब
आगे वाली चीज समझते हैं। व्यंजन माला में टा वर्ग प्रधान भाषा आती हैं, और ड़ मतलब अंगा, इया, ना, शा, ख इनका अभाव दिखता है। लास्ट में जो था, हाँ शायद ऐसा हो सकता है, पर व्यंजन का भी लोप हुआ है, तो उस चीज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको तो व्यंजन लोप बोल सकते, हालांकि ठीक है। लेकिन जैसे एक चीज आप और बोल रहे थे ना कि परदेश का ऐसे होगा परदेश, तो मुझे भी शायद ऐसे ही लगता है, क्योंकि एक सेकेंड फोटो भेजता हूँ फिर से। इसमें थोड़ा सा उससे सर कठिनाई लग रहा है, नहीं? पाली से कठिन है? थोड़ा सा लग रहा है। देखो कठिन नहीं है, ये थोड़ा हिंदी के करीब है, इसलिए लग रहा है। ये देखो जैसे अंगा, इया, ना, सा और मूर्धन्य खा, मूर्धन्य सा का लोप होता है या फिर अभाव होता है। तो जो आप ये वाला बोल रहे थे ना प्रदेश, तो मुझे भी लगता है कि जब लोप होता होगा तो प्रदेश का प्रदेश ही बनता होगा शायद। ठीक है, इसको हम कल देख लेंगे। हाँ शायद इसमें भी नोट्स में भी दिया है, मैंने गलत की थी, मैंने गलती की थी। समझ गए ना, मतलब इन चीजों का लोप होता है। पाली से बिल्कुल विपरीत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो रूप है इसका थोड़ा सा भिन्न है। और टा वर्ग प्रधान भाषा है। टा वर्ग प्रधान भाषा समझते हो? ता होगा, था होगा, दा, टा, टा ठा डा ढा, ना नहीं होगा, लेकिन तो टा वर्ग प्रधान भाषा है। अंत्य व्यंजन लुप्त हो जाता है, जैसे पाली में होता था ना, जगत का, जगत में मान लो ता में हलंत है, तो जगत का जग हो जाएगा, राजन का राज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी अंत्य। सर तो इसमें प्रच्छात के पक्षा कैसे हो जाएगा? किसका? जैसे व्यंजन लुप्त जहाँ होता है सर, ते हम्म अंत में, तो प्रच्छात के प्रच्छा कैसे हो जाएगा? प्रच्छा देखो जैसे जब पश्चात है, ता में लगा है हलंत, तो ता है व्यंजन, तो व्यंजन अंत मतलब व्यंजनांत बोलते हैं उसको, कि अंत व्यंजन से हो। जैसे समझो, बहुत ही सरल एग्जांपल, अ, कोई खाना खाता होगा तो पानी से अंत करता होगा, कोई मीठे से अंत करता होगा, मतलब वैसा ही है कि व्यंजन से अंत नहीं होना चाहिए, स्वरांत होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या हुआ, अपभ्रंश में अंत व्यंजन लुप्त हो गया या फिर व्यंजनांत लुप्त हो गया। जगत का जग हुआ, पश्चात का पच्छा हुआ, और राजन का राज हुआ। अर्थ, बहुत सी चीजें, अर्थात का शायद अर्थ हो गया होगा, कुछ ऐसे होता होगा। अब आगे बढ़ा जाए, इतना चीजें समझे हो? देखो थोड़ा थोड़ा मुश्किल तो है, मुझे भी लग रहा है समझाने में नहीं आ रहा है, लेकिन हम करते करते चल रहे हैं, तो हो जाएगा शायद। अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन समाप्त हो गया। संयुक्त व्यंजन समाप्त समझ रहे हो क्या चीज है? ये ना, ये विशेषता आपको हर जगह पे मिलेगी। मतलब जब आगे जाएंगे हम, जैसे अब हट में गुजरेंगे, तो वहां पे एक वो मिलेगा, विद्यापति का कोट मिलेगा, उस कोट को हम समझेंगे कि कैसे ये अंत हो रहा है। तो संयुक्त व्यंजन में परिवर्तन कैसे हुआ? छा का जैसे हमने पहले किया था, प्राकृत में खा होता है, तो यहाँ का, आधा का और खा दोनों साथ में होता है, तो द्राक्षा का द्राक्षा हो गया। लिख के दिखाता हूँ। देखो संयुक्त व्यंजन में कैसे परिवर्तन हुआ। छा का आधा का और खा हुआ ख। सर आज में, हाँ ठीक है मैं भेज दूंगा। ध्या का ज्या हुआ, जैसे आद्य, अज्य हुआ। मान लो विद्यालय होगा अगर, तो विद्यालय का क्या होगा, विद्यालय, ऐसे हो सकता है। ज्ञा का ड़ा और आधा ड़ा और हुआ, अज्ञानी का अड़ानी हुआ। ठीक है, ना का भी अड़ा हो जाता है, तो देखो कितने सारे अड़ा हैं उसमें, तो अज्ञानी का ऐसे होगा। त्या का च्या हो जाता है,
सेम जैसे पाली में होता था, प्राकृत में नहीं। हालांकि प्राकृत में थोड़ा सरल होके वो केवल चा बस बचता था, यहाँ पे अभी भी द्वितीयकरण जारी है, तो त्या का चा हो गया। अब बदल के बताओ, जैसे अ, दंत्य। मान लो दंत लिखा है, ऊपर बिंदी समझ लो, तो उसको क्या हो जाएगा, दच्च हो जाएगा। हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? कल किया जाए फिर, अगर नहीं समझ आ रहा है तो। देखो बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम। जो पुरानी चीजें थी कैसे परिवर्तन हो रहा है, सेम चीजें हैं। प्राकृत में केवल खा होता था, यहाँ पे का और खा साथ में है। लेकिन प्राकृत में भी आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ पे जैसे भिक्षुणी, तो भिक्षुणी में का भी है खा भी है, तो आपको दिखेगा प्राकृत में भी। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट तौर पर ऐसे नियम है, ऐसी अवधारणा है। ध्या का आधा जा और एक पूरा जा हो जाता है। ज्ञा का आधा अड़ा और पूरा अड़ा होता है। त्या का आधा चा और पूरा चा होता है। 11वीं विशेषता क्या है कि शब्द के बीच में आने वाले व्यंजन, जैसे मैं बोलूं कोई चीज, तो उसको आप समझना कि शब्द के बीच में आने वाले व्यंजन में परिवर्तन हुए। जैसे का, गा, चा, जा, ता, दा, अगर ये शब्द के बीच में आए, जैसे कागज, तो उनका या तो या हो जाएगा या तो जा हो जाएगा। मतलब का, गा, जा, भैया बेटा रे हो रे। जा, जस्ट वेट एक मिनट, चाबी दीजिए। ता, और ता। अगर ये आते हैं व्यंजन के बीच में, तो उसका या तो या हो जाएगा या तो आ हो जाएगा। अब देखो करके देखते हैं। जैसे कागज है, बीच में जा आ रहा, गा आ रहा है, तो गा का क्या हो जाएगा, का अज। और का औज का यजो हो जाएगा सर, का औज भी हो जाएगा, का चाहे का यग अज, हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, का यज नहीं। देखो जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक सेकेंड, कहाँ गया, अ, कागज, कागज का अज हो जाएगा। हमने शायद इसमें पढ़ा था, प्राकृत में हाँ पढ़ा सर था। हाँ सर, बताया था कि बीच में दो आके होता है। हाँ, या के स्थान पर जा हो जाता है। हाँ तो वहीं से है कि आकारांता, तो इसका हो जाएगा का अज, समझ लो करीब है, आके करीब है। ऐसे ही होता, मतलब स्पष्ट नियम इतने भी नहीं है, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि इतना सरल नहीं है अवहट्ट और अवधि को मतलब अवहट्ट और अपभ्रंश को समझना। फिर भी हम समझ सकते हैं। और मान लो बचन है, तो बचन का बयान हो गया। नगर का पहले ना बदलेगा, तो ना का अड़ा हो जाता है। गा बदलेगा, गा का या हो जाता है। मान लो अगर ये प्राकृत में होता या फिर पाली में होता, तो रा ला में भी बदल जाता। तो वहां पे ये सब नहीं था, मतलब बीच में व्यंजन आए तो वो नहीं बदलेगा, लेकिन वहां पे रा का ला बदलेगा। यहाँ पे केवल ना का ड़ा हो गया, गा का या हो गया, और रा का रा ही रहा। तो नगर का ड़यर, बचन का बयड़, कोकिल का को अल। अब अगली चीज क्या हुई, महाप्राण व्यंजन हा रूप में प्रयोग होने लगा। मतलब गा है, मतलब खा है, घा है, था है, धा है और भा है, तो इसको हा रूप में प्रयोग मिलने लगता है। जैसे रुधिर, तो हा रूप में बदल के दिखाओ रुधिर को। रुधिर रुधिर, ध के ह से रुधिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुधिर रुधिर, रुहिर हो जाएगा। मुख का क्या होगा, मुंह हो जाएगा। ये तो पहले ही मुंह है। हो जाएगा। हाँ, दधी का क्या होगा, दही हो जाएगा सर। दही होगा। उसी से वर्तमान में दही बनता है। तो हम भाषिक विशेषता समझ चुके हैं
व्याकरणिक यस सर। अभी किया जाए, जस्ट 5 मिनट और करते हैं, खत्म हो जाएगा तब में। ओके सर। ठीक है, देखो व्याकरणिक विशेषता, संज्ञा तथा कारक। देखो निर्विभक्तिक प्रयोग शुरू हो गए, मतलब जो विभक्तियां थी संस्कृत में, कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान, अधिकरण, संबंध वगैरह, तो ये थोड़ा सा खत्म होने लगा। कर्म, करण, संपदान, अपादान और अधिकरण के लिए ही प्रत्यय आ गया। ठीक है, इन सब के लिए ही प्रत्यय आ गया। सविभक्तिक प्रयोग में सरलीकरण हो गया, मतलब स्वरांत शुरू, जैसे पहले था ना, ये तो मतलब भाषिक विशेषता व्याकरणिक विशेषता ही तो होती है। तो जैसे जगत को हमने जग किया था, तो जगत से जग हो गया, या फिर और अर्थात का अर्थ हो गया, बहुत चीजें हमने की। ठीक है, तो स्वरांत शुरू हो गया व्याकरणिक विशेषता में। निर्विभक्तिक प्रयोग भी शुरू हो गया, जिसमें ही प्रत्यय कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण के लिए होने लगा। देखो केवल एक परसर्ग है, ही प्रत्यय हो। अब विभक्ति केवल 8 से 3 रह गए। अभी विभक्तियां कितनी थी? 8। अब क्या क्या सेम हो गया? कर्ता, कर्म, संबोधन एक हो गया, करण, अधिकरण एक हो गया, संप्रदान, अपादान, संबंध एक हो गया। जरा बदल के देखिए एक बार। देखो अभी हम जब कर रहे थे संस्कृत में, तो 8 त्रिक 24, 24 क्या 72 आ रहा था। पाली में कर रहे थे तो 12 आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेंगे अगर एक संज्ञा और एक लिंग लेंगे, मान लो राम हो गया, एक पुल्लिंग और एक संज्ञा लेंगे राम ही लेते हैं, तो उसका बनाओगे तो कितने, जैसे 3 है तो कितने टाइप से बन सकते हैं कि 2 वचन होता है, तो 3 दूनी 6 बनेगा। तो यहाँ पे 6 रूप हो गए, जबकि पाली और प्राकृत में 12 रूप थे, संस्कृत में 24 रूप थे। 8 तिक मतलब एक को लेने पर 24 था, तीनों को लिंग समझ रहे हो ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अगर केवल एक को हाँ लेंगे, सर। हाँ मान लो पुल्लिंग को लेंगे, तो 8 त्रिक 20 बनेगा। लेकिन अगर तीनों को ले रहे हैं तो 24 त्याई 72 बनेगा। तो ये बोल रहा कि एक संज्ञा के रूप में लिंग में केवल 6 रूप बचे। देखो भाषा घिसते घिसते हमने कितनी सरल कर दी। पहले जहाँ 24 थे, हमने 12 किया पाली प्राकृत में, अब केवल 6 बचा, 6 रूप। क्यों 6 बचा? क्योंकि कर्ता, कर्म, संबोधन एक हो गया, करण, अधिकरण एक हो गया, संप्रदान, अपादान और संबंध एक हो गया। तो इस चीज से ये केवल 6 बचे। अब अगली बात, परसर्गों का स्वतंत्र विकास यहीं से शुरू हुआ, मतलब कर्म के लिए ही प्रत्यय, संप्रदान के लिए तेई परसर्ग, संबंध के लिए का और कर। अब देखोगे आप, का प्रयोग हिंदी में भी मिलता है। तो अगर पूछे कि अपभ्रंश का हिंदी के विकास में योगदान, तो एक तो योगदान आपको पता ही चल गया कि का परसर्ग जो है, या फिर का प्रत्यय का परसर्ग का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। तो एक लाइन तो आप लिख लोगे। दूसरी बात क्या लिखोगे कि विभक्ति रूप को या फिर संज्ञा के रूप को सरल करना अपभ्रंश से ही शुरू होता है। जहाँ पाली प्राकृत में 12 थे, यहाँ पे 6 हुए, तब जाके हिंदी मानक हिंदी में इतने सरल हो पाए। तो ये हो गया, मैं नोट्स भेजूंगा, एक बार पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तो जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं बोलते हैं कि का विकास इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है। अब आप समझ ही सकते हो कि जो वर्तमान में, अब देखो का प्रयोग कितनी चीजों के लिए होता है। यह किसका पिन है? देखो सवाल के साथ भी का प्रयोग हो रहा है, अगर बताना हो तो उसके साथ भी का प्रयोग हो रहा है, का परसर्ग को बताने के लिए भी का परसर्ग का प्रयोग हो रहा है हिंदी में। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी उपलब्धि है। अब वचन व्यवस्था में समझते हैं। तो द्विवचन के सारे शब्द बहुवचन में शामिल हो गए। जैसे पाली प्राकृत में कुछ कुछ हो रहा था, तो यहाँ पे सभी जो शब्द थे अब बहुवचन में शामिल हो गए। लिंग व्यवस्था में क्या हुआ? नपुंसक लिंगी शब्द पुल्लिंग में शामिल होने लगे। जैसे अभट्ट में थोड़ा जटिल होगा, लेकिन अपभ्रंश में अभी विदेशी लोग इतना आए नहीं है, इतना समीप नहीं आए, तो वहां पे हम नहीं कहेंगे कि ये मुश्किल बात है। अब नपुंसक लिंग केवल पुल्लिंग में शामिल हो रहा है। अबहट्ट में कहाँ पे जाने लगता है नपुंसक लिंग? या तो स्त्रीलिंग बन जाएगा या तो पुल्लिंग बन जाएगा, तो वहां पे दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे अभी सरल ही है। विशेषण में संख्यावाचक वाचक विशेषण आया, जैसे अभी जब हम कर रहे थे अकारण नहीं
अनुनासिकता जब हट जाता है, अनुनासिकता की समाप्ति, तो वहां पे एक शब्द विंशति से 20 बना था। तो 20 जो बना है ना, वो संख्यावाचक विशेषण ही है। जैसे 10, 12, 13, एक आपने सुना होगा, 13 बरस कुकुर जीवे, 30 बरस जीवे सियार, 18 बरस छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये पुरानी ही बात है, पर देखो 18, 13, 20, 30, ये सब शब्द आ रहे हैं, ये संख्यावाचक विशेषण के रूप में अपभ्रंश से ही आ रहे हैं। तो ये एक विशेषता हो गई। काल संरचना के आधार पर सारूप भविष्य काल में हारूप आया। जैसे चलिसई, चलिहिय, हारूप और सारूप। सारूप मतलब सा से समाप्त और हारूप में हा से समाप्त। और ई वो आ ही जाता है, कृदंत जब समाप्त होता है तो ई आ जाता है। तो चलत का चलिसय बना या फिर चलिहिय बना। और साथ साथ परिवर्ती अपभ्रंश, परिवर्ती अपभ्रंश समझते हो? अपहट बोल लो उसको, अपहट। तो परिवर्ती अपभ्रंश में बारूप हो गया। तो जैसे तुलना करने को आता है ना, तुलना करो, तो आप बताओगे कि जहां अपभ्रंश में केवल सा रूप या हा रूप आता है, तो परिवर्ती अपभ्रंश या फिर अवहट्ट में बारूप आने लगता है। तो वो आप बता दोगे। सर्वनाम व्यवस्था में क्या क्या आता है? कोई सर्वनाम पता है? अभी जैसे वर्तमान हिंदी में क्या क्या सर्वनाम यूज होते हैं? जो नाम के बदले में आता है उसे जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कह सकते हैं यहाँ पर। हाँ, तो कहिए, जैसे कोई एक शब्द बोलिए। जैसे सर, हम्म, जैसे सर इसमें जैसे तुम सर हो गया, नहीं हो सकता है क्या? तुम। हाँ, तुम जैसे मतलब ये समझो कि जो सबके नाम के लिए प्रयोग किया जा सके, सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब जो सबके नाम के लिए प्रयोग किया जा सके। जैसे प्रश्न को बोलना है, जैसे, जैसे अब किसका सर्वनाम है? उदाहरण बताना है। या फिर कोई वस्तु है, जैसे वो, तो जैसे शब्द भी सर्वनाम है। तो सर्वनाम ये होता है। हाँ, तो यहाँ पे और सर अपभ्रंश में जैसे सर्वनाम, आर्मी, आर्मी हो। ये तो विशेषण हो गया समझ लो, या फिर, हालांकि ठीक है, समझेंगे इसको भी। सर्वनाम व्यवस्था में यहाँ पे क्या हुआ? तुहार, महार, मई, तुहू, ते, तासु। ये हिंदी के करीब है। जैसे ते थोड़ा बहुत करीब लगता है। तुम्हारा, हमारा, तो तुहार, हमार थोड़ा करीब लगता है। मई, जैसे अपभ्रंश में मैं क्यों नहीं हो पाया? एक एक कारण बता दो, मैं समझ गया, पूरा क्लास आप समझे हो बढ़िया से। ये मैं क्यों नहीं हो पाया? क्या सर, आपसे बोलिए सर, क्या नेटवर्क इशू हुआ था? सर्वनाम में, अपभ्रंश में मई, ये सर्वनाम है मई, ठीक है। तो ये मैं या फिर मैं क्यों नहीं हो पाया? बहुत ही सरल। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, देखो सबसे पहली लाइन अपने नोट्स की देखो, क्या लिखा है? ए और औ का विकास नहीं हुआ। तो अगर वो मैं होता तो कैसे होता? वहां तो विकास ही नहीं हुआ था। लेकिन जब अबहट्ट में जाओगे तो वहां विकास हो गया था। तो आप ये भी समझ गए कि सर्वनाम व्यवस्था में कैसे होगा। मैं है, तव है, ये सब विकास वहां पे अबहट्ट में मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मैं मिलता है इसीलिए क्योंकि ए का विकास ही नहीं हुआ था। तुह मिलता है इसलिए क्योंकि तव का विकास ही नहीं हुआ था। तो ये हम समझ गए। क्रिया संरचना में नए धातु बने, उठ, बोल। कृदंत के आधार पर कुछ और धातु बनी, देखत, चाहत। वर्तमान हिंदी के प्रेरणा आर्थक शब्द मैच करते हैं। जैसे बैठाओ, पठाओ, मतलब बैठाओ, पढ़ाओ, ये प्रेरणादायक शब्द है ना, तो ये थोड़ा मैच करता है। शब्दकोशी में थोड़ा बात करें, तद्भव शब्द होगा कि नहीं होगा? तद्भव मतलब नए तो शब्द सर जन्मेंगे कि नहीं होंगे? नहीं सर, इसमें नहीं आएंगे तद्भव सर। तस्तम अपभ्रंश नहीं में। सर, तद्भव आएंगे, तस्तम नहीं आएंगे सर, तद्भव आएंगे सर। अब ये बताओ कि विकास का पहला क्रम है, तो क्या तत्सम पूरी रूप से गायब हो जाएंगे? नहीं, तस्तम पूरी रूप से नहीं गायब रहेंगे सर। तद्भव की में हाँ, प्रचलिता रहेगी सर। प्रचुरता, प्रचुरता तद्भव की रहेगी, लेकिन तत्सम शब्द भी गायब नहीं होंगे, होंगे वो स्थिति में। नहीं, देशज शब्द ना के होंगे कि बराबर नहीं होंगे सर। होंगे?
क्या सर? देशज शब्द होंगे, देशज होंगे, देशज देशज हो गए, देशज हो गए, विदेशज भी और इसमें होंगे, विदेशज होंगे। विदेशज भी होंगे सर। अब बताओ, एक मैं वो देता हूँ, जस्ट देखो, एक उदाहरण देता हूँ फिर खत्म करते हैं, बस अपभ्रंश ही याद करेंगे, ये लास्ट है। दे रहे हैं क्या? दीजिए। मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि आप इसमें क्या समझे विशेषता। चलो अब बताओ, एव, एव क्या है? सबसे पहले तो आपको दिखा होगा कि ए नहीं आया है। ए क्यों नहीं आया है? क्योंकि विकास नहीं हुआ था। अगर ये अवहट्ट होता तो ए आता, बताओ। सर जिस क्या सर कह रहे हैं? अहट, अहट होता अगर ये सर तो। अवहट्ट होता तो ए आता। हाँ आ टाइप सकता है करके सर। जाओ आप लोग भी। हाँ, ए आता। दूसरी बात, उकारांतता होता है, मतलब उकार बहुलता, तो एव लक्षण दिख रहा है। अब देखो, जिम द्वित्वीकरण हुआ, साथ में यस उकारांतता। नग्गु, यहाँ पे भी उकारांत मतलब क्या है, द्वित्वीकरण हुआ। गिव उकारांता दिखा। भड़सिर, ये एक शब्द है, मतलब देशज शब्द है कि सर को या फिर कपार, कपार बोल लो, खोपड़ी, खोपड़ी को भड़सिर बोला जाता है, ये देशज शब्द आया वहां से। खग, एंड ये तो या तो खग्र रहा होगा या तो खग रहा होगा, तलवार को खग बोलते हैं, ठीक है। तो भग्गू, यहाँ यही पे तो सर। द्वित्वीकरण दिखता है। फिर ड़ा, ड़ा वर्ड क्यों आया है? ना सर की यहाँ जगह पर पे ड़ा होता है। ना कर। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा कि ना परसर का विकास हुआ, तो ये ड़ा उसी की जगह आया है। अब देखो भंगू, भग्गू, पहला हमको दिखता है कि उकार बहुलता है, मतलब उकारांता है। दूसरा दिखता है द्वित्वीकरण किया गया है। नीचे देखो, तिखा, तिखा कैसे बना होगा? तिखा मतलब अच्छा। तीखा, तीखा कैसे बना होगा? अच्छा सर इसमें तीक्ष्ण, छा होगा, एक, एक, कहीं पे छा होगा। हाँ तीक्षा। तीक्ष्ण, हाँ सर तीक्षा होगा। हाँ तीक्षा होगा, तीखा बना। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण से तिखा बना। और ये विशेषता है कि संयुक्त व्यंजन में परिवर्तन होने लगते हैं, तो उस चीज को देखो। फिर तुरीय, तुरीय शब्द ये शायद आया होगा तद्भव से, घोड़ा बना, तुरीय मतलब घोड़ा। ड़ा फिर से आया, मतलब परसर्ग के रूप में ना का प्रयोग होने लगा। माड़िया भी, माड़िया ये हो गया सब। गोरी गले, सर इसमें, ड़ा लग गया। तो इसमें हाँ, मरीचा हो जाएगा का? नहीं मनीचा, नहीं, क्या कि? बदलेगा नहीं। ये मैं सिर्फ दिखा रहा क्यों हूं सर? कि यहाँ पे देखो क्या क्या है। उकार बहुलता है, छा का और खा हो गया, ड़ा की जगह ना हो गया। भविष्य काल में हा रूप दिखता है, व्यंजन का द्वितीकरण दिखता है, और देशज शब्द दिखते हैं, तद्भव शब्द दिखते हैं। बस इतना ही। तो अब बताओ कि अब आपको नहीं लगता कि ये अपभ्रंश में लिखा गया है? अपभ्रंश की हम पहचान हम्म। कर पा रहे हैं अब? हाँ सर अपभ्रंश के पहचान जा रहा है कब भ्रंश है, कुछ कुछ। अब देखो, क्योंकि अभी भी मैं, थोड़ा पूरा क्लियर नहीं है सर, पूरा क्लियर नहीं है हाँ, क्योंकि पूरा सर थोड़ा क्लियर सा नहीं और है। थोड़ा सा जैसे, हाँ। जैसे समझो, मान लो ये अबहट्ट में जाना होता इसको, तो अभी हमने देखा है कि परवर्ती अपभ्रंश में बा रूप हो जाता है भविष्य काल में। तो ये भविष्य की बात कर रहा है कि जिसने अपने सर से तलवार ना तोड़ा हो, तो भविष्य काल में बा रूप हो जाता है। यहाँ पे हा रूप है, तो हा की जगह कहीं पे बा होगा। ए और औ का विकास हो गया, तो छोटा ए की जगह बड़ा ए हो जाएगा। द्वित्वीकरण लगभग शायद समाप्त होने लगा था वहां पे, तो शायद खग की जगह खग हो जाएगा, भग्गु की जगह भग हो जाएगा, लघु की जगह लग हो जाएगा। ये सब दिखने लगेगा, दिखेगा। ड़ा, जैसे ये ड़ा सर। है तो शायद ना का विकास हो गया, तो ड़ा की जगह ना दिखने लगेगा। कुछ नए देशज शब्द आएंगे, तो ऐसे विकास होगा अवहट्ट का। तो अभी हम समझ चुके हैं अपभ्रंश को। अब एक बार मैं नोट्स भेजूंगा, पढ़ना उसको और समझना, अपने भी नोट से पढ़ना समझना।
और फिर आप पहचान करने की कोशिश करना कि आप पहचान पाए या नहीं। कल हम कोशिश करेंगे अबहट्ठ को जानने में। थोड़ा धीरे हो रहा है, लेट हो रहा है, पर एक बार समझ के कर लेंगे ना, तो फिर उसके बाद प्रेमचंद वगैरह करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।